वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने मॉर्टगेज डीड के बारे में एमडी के बारे में डिस्कशन किया था। आज की वीडियो में हम छोटी वीडियो है एमओई के बारे में जानेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एंट्री, जिसको कई लोकेशंस पे मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स भी बोला जाता है, एमओडीटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डीड ऑफ हाइपोथिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे अपने पास। तो मेमोरेंडम ऑफ एंट्री क्या है, तो आज इसके बारे में जानते हैं और एक सैंपल एमओई का हम सैंपल भी देखेंगे कि वो किस तरह का दिखता है। देखिए, जो मॉर्गेज डीड है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, उसको मॉर्गेजर एग्जीक्यूट करता है और वो एक एग्रीमेंट है मॉर्गेजर और बैंक के बीच में। तो वो एक ऑफिशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग इक्विटेबल मॉर्गेज का चार्ज, वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है एमडी। तो जो एमओई होता है वो कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं होता चार्ज क्रिएशन का, वो जस्ट एक रिकॉर्ड है कि भाई जो मॉर्गेजर है, जो प्रॉपर्टी ओनर है, उसने जो प्रॉपर्टी डिपॉजिट दी है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो दिए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स अपनी मर्जी के साथ बैंक को डिपॉजिट करवाए हैं। कोई भी उसने ऐसा डॉक्यूमेंट अपनी मतलब पूरे होशोवास में चीज की है, उसको कोई भी ऐसे कोई मतलब धक्का नहीं किया गया। कहने का मतलब कि एमओई जब कोई मॉर्गेजर की तरफ से एग्जीक्यूट हो जाती है, एमओई का मतलब हो जाता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इस तारीख को जो प्रॉपर्टी ओनर है वो बैंक के पास अपनी मर्जी से डिपॉजिट करवा के गया इस लोन के लिए। ठीक है, तो वो जस्ट एक ट्रांजैक्शन जो हुई है, जो एक काम जो हुआ है मॉर्गेज डीड के अंदर, उसका एक सेपरेट एंट्री का रिकॉर्ड है, ताकि कल को कई बार क्या होता है कि देखिए मॉर्गेज डीड में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं आते कि कौन कौन से टाइटल डॉक्यूमेंट्स को बैंक को सबमिट किया गया है मॉर्गेज क्रिएशन करने के लिए, वो मॉर्गेज डीड में नहीं आता। कल को जो प्रॉपर्टी ओनर है, मॉर्गेजर है, वो ये बदल जाए कि भाई मैंने तो बैंक को ये कागज दिया था, बैंक ने मेरा कागज गुम कर दिया, कहाँ दिया, या मैंने तो अपनी मर्जी से ये काम किया नहीं था। तो मॉर्गेज एमओई जो एग्जीक्यूट होती है, एमओई के अंदर पूरा का पूरा जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पूरे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर अपडेट किए जाते हैं। इसके अंदर मेरे ये मानना है कि देखिए, जो एमओई हमारे पंजाब में जो काम होता है एमओई के ऊपर, वो एमओई प्लेन पेपर पे एग्जीक्यूट होती है। वो कोई लेटर हेड पे एग्जीक्यूट नहीं होती, वो कोई स्टैम्प पेपर पे एग्जीक्यूट नहीं होती, प्लेन पेपर पे एग्जीक्यूट होती है। और उसको साइन भी बैंक का जो रिलेशनशिप मैनेजर है, जो जो भी बैंक का अथॉराइज्ड पर्सोनल है, वो साइन करता है एक विटनेस की मौजूदगी में, और वो विटनेस भी बैंक का ही बंदा होता है। तो जो एमओई का पर्पस मैंने आज अभी तक जो समझा है, जो मैंने ये चीज को समझ पाया हूं, तो मेरे व्यू में को एमओई को जो प्रॉपर्टी ओनर है, जो मॉर्गेजर है बेसिकली, तो उसको भी साथ में साइन करना चाहिए। तो आई एम श्योर कि जो एमओई का थोड़ा बहुत प्रोसेस का चेंज है, वो स्टेट वाइज डिफरेंट होगा। तो मैंने जो बताया वो मैंने आपको पंजाब का बताया, तो माइट भी आपकी स्टेट में एमओई के ऊपर स्टैंप ड्यूटी भी लगता होगा, लोन प्रपोर्शन के कुछ परसेंटेज की शेप में, या वैसे एक फिक्स टर्म में स्टैंप ड्यूटी भी लगता हो प्रोबेबली, और उसको मॉर्गेजर भी साइन करता हो। तो स्टैंप ड्यूटी होना ना होना मेरे लिए इतना जरूरी नहीं है क्योंकि एमओई कोई प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में सबमिट हो पाए, या कोई जिसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी की रिक्वायरमेंट हो। बट जिस तरह की इसके अंदर हम इसका जो हेल्प लेना चाहते हैं, जो इससे हम मीनिंग निकालना चाहते हैं, तो मेरे व्यू में ये मॉर्गेजर का साइन जरूर होना चाहिए था। तो देखिए, एमओई जो होता है वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता जिससे कोई मॉर्गेज क्रिएट हुई है या नहीं हुई है, या कोई मॉर्गेज बना कि नहीं बना, तो उसके बारे में कोई कंफर्मेशन हो। उसको कंफर्म करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट होता है हमारे पास, वो होता है जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, मॉर्गेज डीड एमडी। ठीक है, तो जिस तरह से एमडी है, तो एमडी का ही आगे एक सब पार्ट है ये एमओई। तो एमओई भी सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए ही एग्जीक्यूट किया जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने सेकंड और थर्ड में एक कोमा कोमा डाल के थोड़े ब्रीफ पॉइंटर्स लिखे हैं कि जो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं एमओई के अंदर। हालांकि फॉर्मेट बैंक टू बैंक थोड़ा वेरी कर सकता है। तो एमओई के अंदर पूरा का पूरा प्रॉपरली लिखा होता है कि जो मॉर्गेजर है उसने कौन सी डेट को, कौन से प्लेस पे, प्लेस में मतलब जो ऑफिस है बैंक का, उसका पूरा एड्रेस, कौन से प्लेस पे उसने अपनी टाइटल डीड्स को डिपॉजिट करवाया था अपनी मर्जी से, और इंटेंट क्या था उसका डिपॉजिट कराने के पीछे, कि उसने वो लोन के लिए उसको डिपॉजिट कराया और अपनी पूरी इंटेंशन के साथ, पूरी मर्जी के साथ उसको डिपॉजिट करवाया। और जिस पर्पस के लिए उसने उसको डिपॉजिट करवाया, वो पर्पस था सिक्योरिटी क्रिएट करना। किसकी सिक्योरिटी क्रिएट करना? लोन, और लोन के साथ एसोसिएटेड जो भी प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई चार्जेस हो सकते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि लोन का मतलब खाली वो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है। लोन का मतलब है कि लोन के साथ एसोसिएटेड कोई इंटरेस्ट, कोई पीनल चार्जेस, कोई फोरक्लोजर चार्जेस, या एनी अदर चार्जेस जो बैंक ने उस बोरोर को चार्ज किए हैं, दैट आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लोन।
तो उन सारे लोन्स के लिए अपनी मर्जी से इस डेट पे इस प्लेस पे वो टाइटल डीड्स को डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। और उस टाइटल डीड्स को डिपॉजिट करवाने के लिए वो पूरा ऑथराइज्ड है, ठीक है। और और जो उसने टाइटल डीड्स को डिपॉजिट करवाया है वो अपन किसकी आरएम की, इस आरएम की या इस बैंक के बंदे की प्रेजेंस में जमा करवाया है। उस बैंक के बंदे का नाम आता है और उसको विटनेस एक साइन करता है। तो मैं कह रहा हूं कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस डिफरेंशिएट हो सकती है। तो वो विटनेस के सिग्नेचर आएंगे, वो विटनेस भी बैंक का बंदा होता है। और जो ये सारा काम किया जा रहा है वो बोरोवर के बिहाफ पे किया जा रहा है कि बोरोवर के ने जो लोन लिया है उसकी बोरोवर की मदद करने के लिए इस सिक्योरिटी को ऑफर किया जाता है, जा रहा है। और जो बंदा मॉर्गेजर यहाँ पे आके इसको जमा करवा रहा है वो ये सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लेके आया है। इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लिखी जाएगी कि उसने क्या क्या जमा करवाया, जो जो भी रजिस्ट्रियां हैं उनकी डिटेल लिखी जाएगी, कौन कौन सा नंबर है रजिस्ट्री का, क्या क्या डिटेल्स हैं वो लिखा जाएगा, कोई जमा बंदियां, कोई एनईसी, कोई प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट, कुछ भी जो भी उसने जमा करवाया है, कोई अप्रूव्ड मैप की कॉपी, कुछ भी जो जमा करवाया है वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा जाएगा। और साथ में जो प्रॉपर्टी के कागजात जमा करवाए गए हैं उस प्रॉपर्टी की पूरी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली कि जो ये लोन के लिए चार्जेस के लिए ये डिपॉजिट करवाई जा रही है तो उस लोन की सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी जाएंगी कि क्या क्या एक्सपोजर है, टोटल एक्सपोजर कितना है, और इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा क्या चार्ज है, हमारा एक्सक्लूसिव चार्ज है, हमारा पारी पासू चार्ज है, पारी पासू में भी हमारा फर्स्ट पारी पासू चार्ज है, सेकंड पारी पासू चार्ज है, थर्ड पारी पासू चार्ज है, क्या रैंकिंग है हमारे चार्ज की, वो रैंकिंग भी यहाँ पे लिखी जाएगी। ऑब्वियसली ये जो इंस्ट्रूमेंट है एमओई है, ये डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स का प्रूफ है कि ये टाइटल डीड्स को डिपॉजिट किया गया है इस लोन के लिए। तो जो प्लेन रिन्यूअल का केस आएगा तो प्लेन रिन्यूअल के केस में ऑब्वियसली इसको करवाने की दोबारा जरूरत नहीं है। हाँ, जब एनहेंसमेंट का केस आपके पास आएगा तो एनहेंसमेंट के केस में थोड़ा एक्सटेंशन ऑफ चार्ज का हमने करना होता है। तो उस टाइम एमओई के शेप में बस एक डॉक्यूमेंट पेपर पे, प्लेन पेपर पे एग्जीक्यूट होगा जिसपे पुरानी एमओई का रेफरेंस आएगा, ठीक है, जो आपने ओरिजिनली पिछले सेंक्शन में एग्जीक्यूट की थी पुरानी एमओई का रेफरेंस आएगा और उसमें लिखा जाएगा कि ये एमओई बाय दिस डेट हमने अर्लियर एग्जीक्यूट की थी इस एक्सपोजर के लिए। नाउ हमारा जो एक्सपोजर है वो अब इतना स्टैंडर्ड वाइज्ड हो गया है और इसको अब हम मतलब रिवाइज्ड एक्सपोजर के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ चार्ज के ऊपर सिर्फ वो एक एडिशनल पेपर लग जाएगा। तो प्लेन पेपर पे होगी या स्टैंप ड्यूटी होगी वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो वो आप अपने अपने स्टेट में अपने अपने बैंक में देख लीजिए कि किस तरह से आपके यहाँ पे काम हो रहा है। तो मल्टीपल बैंकिंग के केस में क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा बैंकों ने फंडिंग की होती है तो कई बार क्या है कि जैसे आपका HDFC बैंक है और सामने कोटक बैंक है, तो ऑब्वियसली एमओई वहां पे एग्जीक्यूट होती है जहां पे प्रॉपर्टी के पेपर जमा करवाए जाते हैं फिजिकली, उसी बैंक के पास एग्जीक्यूट होती है। तो अगर HDFC और कोटक दोनों मिलके एक सिंगल बोरोवर को पैसा दे रहे हैं सेम प्रॉपर्टी के ऊपर, जो कि प्रॉपर्टी कोटक बैंक के पास मॉर्गेज हुई थी, जिसकी टाइटल डीड्स किसके पास डिपॉजिट हुई थी, कोटक बैंक के पास डिपॉजिट हुई थी टाइटल डीड्स, तो कोटक बैंक के पास ही वो एमओई एग्जीक्यूट होगी, HDFC के पास वो एमओई एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अगर HDFC ने उसी प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ एक्सपोजर दिया है पारी पासू के अंदर, तो HDFC के पास ये कोटक वाली एमओई की कॉपी आएगी, बट इसमें एमओई को थोड़ा री एग्जीक्यूट करवा के उसमें एक अडेंडम लगा के कि कोटक का भी अब इतना एक्सपोजर है, HDFC का भी अब इतना एक्सपोजर है, तो HDFC का भी रिवाइज्ड एक्सपोजर उस एमओई के ऊपर लिखा जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस एमओई के ऊपर लोन की डिटेल्स लिखी जाती हैं कि कौन से लोन्स के लिए ये प्रॉपर्टी के पेपर जमा करवाए जा रहे हैं। अगर उस लोन की डिटेल्स में खाली कोटक का लोन लिखा जाएगा तो वो गलत हो जाएगा ना। तो HDFC ने भी उसी के ऊपर लोन दे दिया है, तो उसको थोड़ा रिवाइज किया जाएगा एमओई को, जो कोटक के पास डिपॉजिट हुई थी, और उसमें HDFC का एक्सपोजर भी ऐड किया जाएगा और उसकी एक कॉपी जो है, ओरिजिनल कॉपी कोटक के पास रखी जाएगी और जो कॉपी सेकंड कॉपी है वो HDFC के पास दे दी जाएगी। तो मल्टीपल बैंकिंग के केस में इस तरह से प्रेजेंट होगा, राइट। तो उसके बाद ये ओनली डीड वाला पॉइंट मैं गलती से लिख गया, यहाँ पे नहीं आना था ये पॉइंट, तो इसको डिलीट करिए। तो अब एक सैंपल एमओई हम देखते हैं कि किस तरह से एमओई दिखती है। तो ये ऑनलाइन ही पड़ी थी साउथ इंडियन बैंक की वेबसाइट के ऊपर ही, तो मैंने सोचा कि यही आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो देखिए, मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, हो सकता है कि इसके सारे कंटेंट वो मैच ना कर रहे हो जो मैंने आपको बताए, तो वो थोड़ा बहुत स्टेट के हिसाब से, बैंक के हिसाब से
डिफरेंशिएट हो सकता है चीज़ों को। अब देखिए ध्यान से, दिस मेमोरेंडम इज एग्जीक्यूटेड, दिस मेमोरेंडम एग्जीक्यूटेड दिस डे ऑफ दिस 20, मतलब इसमें डेट टाइम पूरा, डेट और मंथ ईयर पूरा लिखा गया मॉर्गेजर की तरफ से। ये इन फेवर ऑफ साउथ इंडियन बैंक, मॉर्गेजर ने यानी कि जो प्रॉपर्टी ओनर है उसने साउथ इंडियन बैंक की तरफ फेवर में इसको एग्जीक्यूट किया है, जिसको हम साउथ, मॉर्गेजर जो है प्रॉपर्टी ओनर है, साउथ इंडियन बैंक जो है वो मॉर्गेजी है जिसके फेवर में मॉर्गेज क्रिएट किया गया है। तो ये मेमोरेंडम उस एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ठीक है। तो किसके लिए ये मेमोरेंडम एग्जीक्यूट किया जा रहा है? ये मेमोरेंडम एग्जीक्यूट किया जा रहा है एक प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, जो एक सिक्योरिटी की तरह ऑफर हो रही है, लोन बोरोड बाय मैसर। अब बोरोर की डिटेल आ गई कि बोरोर ने, ये बोरोर है और इस तारीख को उसने जो लोन बोरो किया है उसके लिए ये जो प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी ऑफर हो रही है उसके लिए ये मेमोरेंडम एग्जीक्यूट किया जा रहा है। द मॉर्गेजर हैव ऑन डिपॉजिटेड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए पूरी डिटेल्स आ गई डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से कागजात जमा किए ताकि बाद में मुकर ना पाए। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल डीड रिलेटेड टू दिस प्रॉपर्टी लिस्टेड हेयर अंडर विद द मॉर्गेजी एट देयर दिस ब्रांच। तो उन्होंने अपने इन कागजों को टाइटल डीड्स के प्रॉपर्टी के जमा किया है मॉर्गेजी के पास जो कि साउथ इंडियन बैंक है, उसकी इस ब्रांच में विद द इंटेंट, इंटेंट मतलब आशा क्या थी, मंशा क्या थी कि इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट करना। ये मंशा बताई जा रही है इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट करने की। इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट किस डॉक्यूमेंट के थ्रू होता है वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, मॉर्गेज डीड इन फेवर ऑफ मॉर्गेजी ओवर द प्रॉपर्टीज टू विच द डॉक्यूमेंट्स रिलेट टू देम डिस्क्राइब्ड हेयर एंड, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज यहां पे डिस्क्राइब्ड है। तो मॉर्गेजर जो है वो फर्दर ये डिक्लेयर करता है कि जो डॉक्यूमेंट उसने डिपॉजिट किए हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि जो मॉर्गेजर है, जो प्रॉपर्टी ओनर है, वो डिक्लेयर कर रहा है कि मेरे पास इस प्रॉपर्टी के इन कागजों के अलावा और कोई कागज नहीं था। मैंने जो मेरे पास अवेलेबल सारे कागज थे वो सारे के सारे कागज आपको डिपॉजिट करवा दिए, ठीक है, और उनका कोई किसी के ऊपर इनकम्बर्ड नहीं है, चार्ज नहीं है। अब ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये पूरी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आ गई कि डॉक्यूमेंट का नेम, नंबर, पार्टीज टू डॉक्यूमेंट, तो नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट सारा आ गया और डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी आ गई कि पूरी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ लोकेटेड है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे क्या पड़ता है प्रॉपर्टी के, ठीक है। अब इन विटनेस डेयर ऑफ वेयर ऑफ द मॉर्गेजर हैव सब्सक्राइब देयर सिग्नेचर, और ये डेट को और विटनेसेस के साइन होंगे, और यहाँ पे देखिए इनके फॉर्मेट में मॉर्गेजर के भी साइन हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, मॉर्गेजर के साइन होने चाहिए। हमारे पंजाब में मैंने यूजुअली देखा है कि मॉर्गेजर के साइन ही नहीं होते, तो मेरे को वो पर्पस थोड़ा सा डिफीट होता नजर आता है एमओई का, अगर मॉर्गेजर साइन ही नहीं कर रहा था उसका, राइट। तो आई होप आपने एमओई डॉक्यूमेंट को समझ लिया होगा। कोई क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा इसके ऊपर। आपकी स्टेट में या आपके बैंक में क्या चल रहा है मेरे को इसके बारे में जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर जानना चाहूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो समझ लिया, मॉर्गेज डीड और एमओई। अब हम मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, डीड ऑफ हाइपोथिकेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच गाइस।